यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन क्या होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए होता क्या है कि आप प्रकाश परावर्तन पढ़े होंगे, प्रकाश परावर्तन का नियम, ठीक। ये आपतित किरण होता था ये, और ये आपका क्या होता था, परावर्तित किरण, और इसके बीच में अभिलंब होता था। तो आपतन कोण को हम लोग सूचित करते थे कोण आई से, और परावर्तन कोण को सूचित करते थे हम लोग कोण आर से। तो आपतन कोण यदि आपको दे रखा है 60 डिग्री और पूछा है परावर्तन कोण कितना होगा, आपतन कोण आपको दे रखा है 60, परावर्तन कोण कितना होगा, तो याद रखिएगा आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता था, बराबर होता था। तो यदि आपतन कोण आपका 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए बोला है कि मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक, ये कोई दर्पण है, और बोला है कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती है। तो ये आपको पहले भी सेट में, शायद सेकंड सेट में ये क्वेश्चन था। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, फोकस से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोकस। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या आपको दे रखा, फोकस दूरी आपसे पूछा गया। तो आप जानते हैं आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2f। एफ बराबर अगर निकाला जाए तो आर बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए आर का मान आपको कितना दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है आपको, 54 दे रखा है। तो 54 भागा कितना हो जाएगा, 2 से कटा दीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 27 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिसके द्वारा उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इससे प्रत्येक सेट में एक ना एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए याद रखिएगा, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाए, कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, तो उसके समान आकार का प्रतिबिंब भी और उल्टा बनेगा कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। बोला अवतल दर्पण का उपयोग, सॉरी एक सेकंड, बोला अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, फिर अगला है आपका गाड़ी के हेडलाइट में, अगला है आपका अपना चेहरा देखने के लिए, या सूक्ष्मदर्शी के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य अक्ष पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। देखिए कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये कांच का कोई स्लैब है, ठीक, ये मान लीजिए हवा से कोई प्रकाश किरण आया, जब ये कांच में प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, अपने वास्तविक पथ से नहीं जा करके क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। देखिए ये प्रकाश, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, बर्फ, किरोसिन, वायु, हीरा। तो याद रखिएगा सबसे प्रकाश का चल अधिक जो होगा वो किस में होगा, आपका वायु में होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन उसी से रिपीट किया गया है, तो ये फिगर वाला जितना भी क्वेश्चन है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बोला गया है कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ रखने पे बनेगा। तो मान लीजिए अगर ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक, ये उत्तल लेंस है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। और ये क्या है आपका, फोकस है। तो अगर किसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, हमको आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। देखिए पिछले सेट में भी था, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, डी से करते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। देखिए आवर्धन किसको बोलते हैं, कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना वो आवर्धित कर रहा है। तो 3 गुना यहाँ पहले से बोल रहा है, तो उसका आवर्धन भी आपका कितना हो जाएगा, 3 होगा। अगला प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। याद रखिएगा दृष्टि पटल में होता है, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग इसके निवारण में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। देखिए दूर बिंदु पूछा गया आपसे, तो दूर हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। दूर बिंदु क्या हो जाएगा आपका, अनंत। अगर आपको बोलता कि निकटतम बिंदु क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। किससे हमें ऊर्जा मिलती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन। तो याद रखिएगा श्वसन से हमको क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो ये क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, विकृत गंधिता से बचने के लिए हम लोग उसमें कौन से गैस को डालते हैं, नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ये पिछले सेट में भी शायद था। तो जंग लगना एक प्रकार का एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ZNO में ऑक्सीजन था पहले, फिर C में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब उत्पाद में देखा जाए तो C में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो C का यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, दिए गए कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ठीक, तो देखिए आपका पहला नंबर में देखिए इधर Ag1 है, इधर भी Ag1 है, इधर नाइट्रोजन एक ही है, इधर भी नाइट्रोजन कितना है, 1 है। इधर देखिए ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए जब आयरन में क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो आपका क्या होगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और आयरन क्या होगा, क्लोराइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, बोला कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, कौन रंग को बदलता है। तो देखिए जो लिटमस होता है वो रंग को क्या करता है, बदल देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। किस लवण का प्रयोग करता है। देखिए डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए जो उपयोग करता है वो क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, CaSO4 × 12H2O। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए वही क्वेश्चन आपको दे दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो वही होगा आपका CaSO4 × 12H2O। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए आपको अभिकारक में 2 दे रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों संयोग करके क्या बन रहा है, H2O जल बन रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए जितना भी खट्टे फल होते हैं उसमें से आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा जितने भी खट्टे फल हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई विलियन क्वेश्चन है, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी NCERT से ही दिया गया है, तो अगर आप लोग सच में NCERT बुक वगैरह पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए डाउट है। ठीक,
सॉरी आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न अगर यदि नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। देखिए नीले लिटमस को लाल कर रहा है, नीले को लाल करता कौन है, अम्ल करता है। ठीक, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और ऑप्शन में 7 से कम एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। देखिए भोजन का पाचन बोला गया है, भोजन नहीं बोला गया है, तो भोजन का पाचन अपने वो कहाँ करता है, खाद्य रिक्तिका में, खाद्य रिक्तिका में। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो याद रखिएगा जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है वो आपका कौन करता है, पेप्सिन करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेप्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। याद रखिएगा अमीबा में क्या होता है आपका, प्राणी संभोजी पोषण होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये आपको शायद पहले सेट में भी था, टोटल कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। तो याद रखिएगा जो पित्त होता है वो आप भोजन के माध्यम को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्काणु आपका क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन को ऊपरी मुखी गति सहायक। ठीक, देखिए वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जल की अधिकता जब हो जाती है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, जल को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो देखिए जब जल अवशोषित होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, तो जड़ से क्या करेगा, जल ऊपरी मुखी की ओर गति करेगा। ये सही है। यह पौधों में ताप का नियमन करता है। ये भी सही है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। ये भी सही है। यह भोजन का संवहन करता है। ठीक, हाँ, ये भोजन का संवहन नहीं करता है। भोजन का संवहन कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। तो याद रखिएगा जो पपीता है वो आपका क्या है, एक लिंगी पौधा है। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। देखिए यहाँ देखिए इसमें से आपको दे रखा है मुकुलन। ठीक, ये मुकुलन आगे होकर क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये आपको किसके जनन को दर्शा रहा है, मुकुलन को। किसको दर्शा रहा है, मुकुलन को। अगला प्रश्न है आपका, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। ये शायद पिछले सेट में भी था। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हार्मोन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। तो मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय, शुक्राशय। याद रखिएगा गर्भाशय क्या है, मादा जनन तंत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न है आपका, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से वहाँ पे कोई भी उत्पन्न वगैरह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला, सीएनजी, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ये आपका क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो कोयला जो है वो आपका जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।